हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हम हमारा जो सेल ऑर्गेनल्स वाला टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे थे। तो उसके अंदर हमने जो गोल्जी एपरेटस है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइजोसोम्स जो है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने वैक्यूल्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम एक और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो सेल के अंदर कितने भी हो सकते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और कुछ सेल तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं है, जैसे कि जो मैच्योर आरबीसीज होती है। अब जो हमारे सेल के अंदर जो आरबीसीज, हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होती है, हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। तो उनमें से एक कंपोनेंट क्या है, आरबीसीज। अब जो आरबीसीज है ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, वो 120 डेज तक ही हमारे ब्लड के अंदर रहती है और बाद में फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो जो हमारी मैच्योर आरबीसीज होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। और कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर 1 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो जब एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, और जब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन होंगे तो बोलेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया हुआ तो उसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, अगर बहुत सारे हुए तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रियन है उसकी शेप कैसी होती है, तो माइटोकॉन्ड्रियन की शेप होती है सॉसेज लाइक। जैसे सॉसेज, मतलब सॉसेज को हम केले से भी रिलेट कर सकते हैं। जो शेप हमारे केले की होती है वही शेप होती है सॉसेज जैसी। सॉसेज हम उसी को ही बोलते हैं। तो इस तरह से एक शेप होती है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। अब जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली क्या हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली कौन सी हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी कहते हैं फोल्ड्स प्रेजेंट थे। हमारा जो गोल्जी एपरेटस था वो भी कुछ इसी शेप का होता है, उसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो गोल्जी एपरेटस है उसके अंदर भी बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट थे। तो जो फोल्ड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और गोल्जी एपरेटस के अंदर जो फोल्ड्स प्रेजेंट थे, अब ये जो फोल्ड्स होते हैं ना, ये पैरेलली अरेंज होते हैं। तो जो फोल्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। अब इनके अंदर जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्न्स बोलेंगे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था हमारा और जो गोल्जी एपरेटस था, इनके अंदर जो फोल्ड प्रेजेंट थे इनको हम बोल रहे थे सिस्टर्ने। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। अब 2 मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे छेद प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, जो पोर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि इनर वाली जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। तो इनर मेम्ब्रेन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी किसको, सरफेस एरिया को। तो जो इनर वाली मेम्ब्रेन है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। अब जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसके अंदर तो क्या है, पोर्स प्रेजेंट है, बहुत सारे छेद प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके अंदर बहुत सारे छेद प्रेजेंट होंगे। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। अब सरफेस एरिया को क्यों बढ़ाती है, तो इनके अंदर ये जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये बढ़ाते हैं सरफेस एरिया को।
अगर हम ये जो हमारे इनर मेम्ब्रेन है इसको बाहर निकालें और एकदम हम इसको सीधा कर दें, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारी इनर वाली मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन से भी बड़ी है, तो सरफेस एरिया तो अपने आप बढ़ गया। तो यही मैंने आपको बोला, ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। अगर हम हमारी जो इनर मेम्ब्रेन है उसको बाहर निकालें और उसको एकदम सीधा कर दें, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन से भी बड़ी है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके पास में अपने खुद की डीएनए होती है और खुद के ही राइबोसोम्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या होता है, डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बात है ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का ही डीएनए होगा और खुद के ही राइबोसोम्स होंगे। तो अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या देखा, हमने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसी भी सेल के अंदर कितने भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो। जैसे कि हमारी जो आरबीसीज होती है, जो मैच्योर आरबीसीज होती है, उनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनके पास में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, और जिनके पास में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है उनको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बना कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की सॉसेज शेप होती है, उसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे छेद प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। सरफेस एरिया को इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि अगर हम जो इनर मेम्ब्रेन है उसको आउटर मेम्ब्रेन से बाहर निकालें और अगर हम उसको एकदम सीधा कर दें, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी इनर वाली मेम्ब्रेन है वो आउटर वाली मेम्ब्रेन से भी बड़ी है। तो इन फोर्स के कारण जो हमारी आउटर इनर मेम्ब्रेन है उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा फोर्स के कारण। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास में खुद का डीएनए होता है और खुद के ही राइबोसोम्स होते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती है। अगर हम बात करें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच की जगह को हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच की जगह को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आउटर चैम्बर। तो इन दोनों के बीच की जगह को हम बोलेंगे आउटर चैम्बर। कौन से बीच की जगह को, हम आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के जो बीच की जगह है इसको हम बोलेंगे क्या, आउटर चैम्बर। और हमें दो सिस्टम्स हैं, हमने बोला ना कि जो ये फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टम्स। तो जो सिस्टम्स के बीच की जगह होती है उसको हम बोलेंगे इनर चैम्बर। तो जो सिस्टम्स के बीच में जो जगह होती है उसको हम क्या बोलेंगे, इनर चैम्बर। और ये जो इनर चैम्बर होता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो जो हमारी इनर चैम्बर होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके फंक्शन क्या क्या है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं और वही दो मेन फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फंक्शंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के, एक तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, एक तो ये फंक्शन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, दूसरा क्या हुआ कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया कैसे परफॉर्म करता है। अब जैसे ये हमारा क्या है, सेल है, सेल को फूड की जरूरत होती है, तो बाहर से क्या है, बहुत सारे फैट्स आए और प्रोटीन्स आए। तो मान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आए तो बहुत सारे कार्ब्स आए और फैट्स आए। अब जो सेल होता है उसको ऑक्सीजन की भी नीड होती है,
तो सेल के अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया। तो दो चीज़ें आई सेल के अंदर, एक तो आई कार्ब्स और फैट्स और दूसरी चीज़ आई ऑक्सीजन। अब क्या होता है, ये जो कार्ब्स और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं। कहाँ पे ये कंबाइन करेंगे, ये कंबाइन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एंजाइम्स की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलती है जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि हमारे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो कार्ब्स होते हैं, जो भी फैट्स होते हैं, वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ में और क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक तो प्रोड्यूस करेंगे वाटर, एक प्रोड्यूस करेंगे CO2। तो ये सारी चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं और एक जो है वो एनर्जी को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस कैसे होती है, जो हमारा सेल है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्ब्स आता है और फैट्स आते हैं और सेल को ऑक्सीजन की भी नीड होती है तो ऑक्सीजन भी आता है। और ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के जो हमारा सेल है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर एक प्रोसेस चलती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी बोल सकते हैं हम उसको। तो जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर होता क्या है, जो हमारे फैट्स हैं, जो कार्ब्स है वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ में और क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं H2O, CO2 और एनर्जी। ये सारी चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं। अब सेल ने क्या किया, ऑक्सीजन को अंदर ले लिया। अब जो सेल है वो जो CO2 प्रोड्यूस हुई है, जब कार्ब्स और जो ऑक्सीजन है इन दोनों ने कंबाइन किया तो CO2 भी प्रोड्यूस हुई। जो CO2 है उसको जो सेल है वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो जो सेल की ये क्या हुई, रेस्पिरेशन हुई, सेल ने ऑक्सीजन को अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। तो ये क्या हुई, सेल की रेस्पिरेशन हुई। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो भी कहाँ पे होती है, वो भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। अब कैसे होती है ये मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से बता देती हूँ। कार्ब्स आए, फैट्स आए और क्या आई, ऑक्सीजन आई। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तब हमें एंजाइम्स की भी ज़रूरत होगी। तो जब वो एंजाइम्स जो है वो क्या, एंजाइम्स की हेल्प से वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या, जब हमारे सेल ने क्या किया, जो ऑक्सीजन थी उसको अंदर ले लिया, जो CO2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस हुई है उसको जो सेल है वो बाहर निकाल देगा। तो ये क्या कहलाई, हमारे सेल की सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाई। अब हम जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये जो एनर्जी है ये क्या बनाएगी, बाद में ATP के मॉलिक्यूल्स बनाएगी। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है जब दोनों कंबाइन करे, कौन, कार्ब्स, जो कार्बोहाइड्रेट था हमारा, जो फैट थे, जब वो कंबाइन करे ऑक्सीजन के साथ में तो एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। एनर्जी मिलकर क्या बनाएगी, ATP के मॉलिक्यूल्स बनाएगी। तो ATP क्या है, ये भी एनर्जी है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या होती है, फुल फॉर्म होती है ATP की। तो जो एनर्जी है वो मिलके क्या बनाएगी, ATP बनाएगी। ATP के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाएगी। ATP क्या होती है, वो भी एक एनर्जी का ही टाइप होती है। तो जब ATP के मॉलिक्यूल्स बनाएगी तो इस एनर्जी को, जो हमारे सेल है उसको किसी ना कोई भी फंक्शन होता है, चाहे वो फिजिकल फंक्शन हो चाहे वो केमिकल फंक्शन हो, सेल को फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी सेल को किसने दी, वो एनर्जी सेल को दी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि जो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन हुई थी उससे सेल को एनर्जी भी मिली थी। और सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ हुई थी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी है वो भी बनी। एनर्जी से क्या हुआ, ATP के मॉलिक्यूल्स बने। ATP के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एनर्जी का ही एक टाइप होते हैं। ATP के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं क्या, सेल की एनर्जी करेंसी। अब सेल को चाहे फिजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करना हो चाहे वो केमिकल फंक्शंस को परफॉर्म करना हो, सेल को हमेशा एनर्जी की नीड होती है। और उस नीड को फुलफिल किया किसने, उस नीड को फुलफिल किया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ने, क्योंकि ATP के मॉलिक्यूल्स कहाँ बने थे, वो बने थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसी कारण से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक था वो भी कंप्लीट होता है। आपको ये आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर आई होप समझ में आ गए होंगे। आउटर चैम्बर हम किसको बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच की जगह को हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। जो सिस्टम्स होते हैं, जो फोल्ड्स होते हैं, इनके बीच की जगह को हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं उनके अंदर एक मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, एक फ्लूइड भरा होता है
जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी शेप कैसी होती है, सॉसेज शेप होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेन फंक्शन होते हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब सेल जो है वो रेस्पिरेशन करता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही परफॉर्म करता है। और जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो उस समय एनर्जी भी रिलीज होती है और उस एनर्जी का यूज़ करता है सेल अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलेंगे। और दूसरा क्या, ये सेलुलर रेस्पिरेशन को भी परफॉर्म करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने आपको पढ़ा दी है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारा जो लास्ट सेल ऑर्गेनेली है जो कि है प्लास्टिड, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से डिस्कस कर लिए? हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्लास्टिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.